Good morning, dear students. So today we are going to discuss about the new topic electrolytic conductance, and this is from the same chapter electrochemistry. So let's begin. So before going in detail, we must know what is electrolyte. Okay? So electrolyte, it is any substance that produces आयंस when dissolved in a solvent. कोई भी सब्सटेंस हम ले लें, चाहे से फॉर एग्जांपल हम बात करें यहां पर मान लीजिए हम बात कर लेते हैं यहां पर NaCl की। तो NaCl अगर हमने इसको वाटर में डाला है, ठीक है, यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, एनी सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस आयंस व्हेन डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट यूजुअली वाटर इज एन इलेक्ट्रोलाइट। वाटर में डालने के बाद ये आपका बन गया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जो आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट किसी सॉल्वेंट में डालने पर, जैसे यहां पर हमने लिया है वाटर। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसे सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं जो आयंस की फॉर्म में आपके डिसोसिएट हो जाए। ये आपका कैटायन हुआ, ये आपका एनायन हुआ। ठीक है, अब यहां पर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन कौन से आते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। But this non-electrolyte we will not study about this here. Okay, mainly this is divided into two parts. One is strong electrolyte and the one is weak electrolyte. So in this chapter we will discuss about strong electrolyte and weak electrolyte. Is that clear? अब देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, और यानी कि वो पूरी तरीके से डिसोसिएट भी हो जाते हैं। जैसे देख लीजिए NaCl। NaCl को आप पानी में डालिए, ठीक है, पानी में डालने के बाद ये कंप्लीटली इसका डिसोसिएशन यानी कि 100% डिसोसिएशन होता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। आप चाहें तो यहां पर HCl ले लो, HCl भी आपका कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में। आप चाहें तो यहां पर NaOH ले लो, NaOH भी आपका कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, इस तरीके से कंप्लीटली डिसोसिएट। तो यहां पर जिनका 100% डिसोसिएशन हो जाता है आयंस में, जैसे ये देख लीजिए, चाहे हम इसकी बात करें, इनका 100% डिसोसिएशन होता है। तो अगर इनका 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। Is that clear? So where there is complete dissociation to their ions when dissolved in water or any other solvent, then these are called strong electrolyte. अब देखिए यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम तीन कैटेगरी में जान सकते हैं। वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसेस एंड स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन हुआ? HCl। स्ट्रॉन्ग बेस में कौन हुआ? NaOH। तीसरा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट में कौन है? यहां पर NaCl। ठीक है, तो ये कंप्लीटली वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस की फॉर्म में, इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हम बात करें NaCl की, NaCl सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चार्ज की फ्लोइंग जरूरी होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की बात होती है तो इसका मतलब है कि वहां पर चार्ज का फ्लो होना जरूरी है। ओके, तो चार्ज तो तभी फ्लो होगा जब ये यहां पर, जैसे NaCl की बात करें, सॉलिड फॉर्म में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि यहां पर इनके इनके जो चार्ज हैं उन ये मोबाइल नहीं है, यानी कि मूवमेंट नहीं कर सकते हैं सॉलिड फॉर्म में। लेकिन अगर हम इसको मेल्ट करें और मोल्टन स्टेट में अगर इसको ले आए, ठीक है, मोल्टन स्टेट में अगर इसको हम ले आते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहां पर ये जो
Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन से इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक पड़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। अब इसी NaCl को आप डाल दीजिए पानी में। यहाँ पर आपने किस में डाल दिया? पानी में। अब क्योंकि पानी में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पानी में डालने पर ये आपका कंप्लीटली Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ये आपका डिसोसिएट हो जाता है। अब जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि अब इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहा हुआ है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हम यहाँ पर भी देख रहे हैं। ठीक है, HCl को वाटर में डालो, इस तरीके से डिसोसिएट हो जाता है। NaCl को वाटर में डालो तो इस तरीके से ये यहाँ पर डिसोसिएट हो जाता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि ये चार्ज एक्वस सॉल्यूशन में मोबाइल होते हैं, मोल्टन स्टेट में भी मोबाइल होते हैं, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में ज़्यादा मोबाइल होते हैं, यानी कि ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए करंट को कैरी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन हुए? वीक इलेक्ट्रोलाइट आर दोज विच आर नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इन वाटर, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल में लेते हैं हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक बेस है, ये कंप्लीटली आपका डिसोसिएट नहीं होता है। कंप्लीटली डिसोसिएट ना होने का मतलब हुआ कि जो आपका 100% डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, मान लीजिए इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं, 100 में से ये कितना डिसोसिएट हुआ? मान लीजिए ये आपका सिर्फ 30% डिसोसिएट हुआ है, तो यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में कितने बचे? 100 माइनस 30 यानी कि 70 मॉलिक्यूल्स वो बच गए जो आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में है, एंड 30 आपके वो हैं जो आयंस में कन्वर्ट हुए हैं, यानी कि 100% डिसोसिएशन यहाँ पर नहीं हुआ है। अगर 100% डिसोसिएशन नहीं होता है तो उसे हम कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो व्हाट आर वीक इलेक्ट्रोलाइट? विच आर ओनली पार्शियली डिसोसिएट इनटू देयर आयंस, ओके, एंड प्रोड्यूस रिलेटिवली फ्यू आयंस। इज इट क्लियर? ठीक है, तो वीक एसिड्स एंड वीक बेसेस, these are weak electrolytes. ठीक है, salts are generally strong electrolytes. So we have already stated about this in strong electrolyte concept. Okay, so let's move to next. So we have already stated about this. ठीक है, types of electrolytes, strong electrolyte and weak electrolyte. एंड जो हमने पढ़ा था नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो देखा था, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट इलेक्ट्रोलाइट, सो वी हैव नॉट टू डिस्कस दैट हियर। ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर कि मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या डिफरेंस है। तो मेटेलिक कंडक्टर को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, आपने घरों में देखी होगी। ठीक है, वायर्स आपने देखी हैं, कई तरह कंडक्टिंग मटेरियल्स आपने देखे हैं, बचपन से देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर इनकी बात करें, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ सबस्टेंस। अगर यहाँ पर कोई कॉपर वायर है, ठीक है, और यहाँ पर इसमें हमने कोई करंट इसमें डाल दिया। अब करंट जब इसमें जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें जब फ्लो होंगे, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब पास होगी, यानी कि क्योंकि ये करंट तो कंडक्ट कर ही रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ही रहा है। ठीक है, तो क्या इस सबस्टेंस पर कोई केमिकल चेंज आता है? नहीं आता है। सो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, नो केमिकल चेंज। इस मेटल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो इस मेटल पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। एट द सेम टाइम जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो उस कंडीशन में आयंस जो होते हैं या तो वो ऑक्सीडाइज होते हैं या तो रिड्यूस होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स पे अभी हमने पिछले वीडियोज में बताया था कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो किस तरीके से उसमें केमिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर देखेंगे। तो उस केस में केमिकल चेंजेस हमने देखे थे, लेकिन यहाँ पर इस केस में कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है मेटेलिक के केस में।
ठीक है। दूसरा पॉइंट है कंडक्शन इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जाहिर सी बात है मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। दूसरी तरफ देखें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो की बात करें, इट इज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस। तो यहाँ पर आयंस के मूवमेंट के कारण ये जो आयंस होते हैं ये करंट कैरी करते हैं। यहाँ पर कौन करंट कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कौन करते हैं? आयंस। तो आयंस का मूवमेंट हो या इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही केस में जनरेट होती यानी कंडक्ट होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के कारण है, यहाँ पर आयंस के कारण, ठीक है। आगे बात करते हैं कंडक्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मेटल्स के केस में कंडक्शन डिक्रीज होता है अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं किसी भी सब्सटेंस का, कॉपर वायर या किसी भी मेटल की, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने पे कंडक्शन उसमें डिक्रीज हो जाता है, या आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कंडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से चार्ज में मूवमेंट बढ़ जाता है और चार्ज में मूवमेंट बढ़ने के कारण यहाँ पर कंडक्शन भी बढ़ जाता है। इज दैट क्लियर? ओके। चलिए अब हम देखते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ये जान लेते हैं किस तरीके से रेजिस्टेंस यहाँ पर काम करता है कंडक्शन में, किस तरीके से यहाँ पर चार्ज फ्लो होते हैं। तो चलिए रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो रेजिस्टेंस में देखिए, ठीक है, रेजिस्टेंस रिफर्स टू द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। यानी कि अगर मान लीजिए ये आपका कोई वायर है, ठीक है, और यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी पास करने में जो भी ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने में जो भी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि रुकावट आ रही है, ठीक है, इस चार्ज के फ्लो के लिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि यहाँ पर रेजिस्टेंस हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रुकावट है, ठीक है। तो यहां पर आगे देखते हैं, फॉर ए कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन है कितना, यहां पर ए इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और लेंथ इसकी कितनी है? एल, ठीक है। और यहां पर इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम आर। ये ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये लेंथ इसकी एल, ये दे रखी है, ठीक है। और रेजिस्टेंस मान लीजिए इसका कितना? आर। रेजिस्टेंस मतलब जिस ये एक वैल्यू होती है जिससे पता चलता है कि ये कितना ये किसी चार्ज के फ्लो को रोक सकता है, ठीक है। तो यहीं पर आगे देख लीजिए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जितने ज्यादा लेंथ होगी उतने ही ज्यादा यहां पर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कि जितना ज्यादा यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही यहां पर रेजिस्टेंस कम होता है। क्योंकि यहां पर इसे ज्यादा एरिया मिल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए ज्यादा एरिया मिल रहा है। ज्यादा एरिया मिलेगा अगर इससे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि यहां पर रेजिस्टेंस कम होगा। और अगर लेंथ इसकी बढ़ा देंगे हम, लेंथ बढ़ा देने से यहां पर क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो कुल मिला के यहां पर हम ये कह सकते हैं, अगर ये देखिए आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ठीक है। अब यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लगा देंगे, क्या? रो। दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रो है, इसको कहते हैं हम क्या? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां पर ये रेजिस्टेंस हुआ और ये आपकी हुई रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पर रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में इसी का पार्ट 2 बनेगा।
तो इसमें हम कंडक्टेंस वगैरह की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप नेक्स्ट पार्ट देखना, ठीक है। थैंक यू सो मच।